हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द लॉजिकल कंप्यूटर्स। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे लगातार वैकेंसियाँ निकालते जा रहा था। जैसे था कि 28 तारीख को एक फॉर्म आना था, एक फॉर्म आपका 4 तारीख को और एक फॉर्म आपका 8 तारीख को। तो 28 और 4 वाले फॉर्म आ चुके थे। आज आपका फाइनली 8 तारीख को जो फॉर्म आना था आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, वो भी आ चुका है। और 12 तारीख को आपका ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 लाख वैकेंसियों के साथ। और उसकी योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10th पास ही होगी। ITI कंपलसरी उसमें नहीं होगा। मे भी कुछ पोस्टों के लिए हो, लेकिन सारी पोस्टें उसमें ITI वालों के लिए नहीं रहनी है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट आई है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोस्ट है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि ये स्पेसिफिक पोस्ट होंगी। सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें मोस्ट ऑफ द जो आपकी जॉब्स हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास डिप्लोमा या फिर कुछ ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो उस ट्रेड से संबंधित हो। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो शुरू कब से होगा। तो फॉर्म आपका लगभग 8 मार्च से शुरू होगा, मतलब आज के दिन से। और आप 7 अप्रैल तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस पूरा का पूरा पता ही रहता है। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई कुछ खास बात नहीं है। लेकिन हाँ, बात वही से है कि क्या अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जो भी आपका साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स शुड नॉट अप्लाई। दैट मीन्स अगर अभी तक आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना है। आप अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकते हो। आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, तो पेपर अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो कितने गुना बच्चे पास कराए जाएंगे, फिर कितने गुना नहीं कराए जाएंगे, उन सब बातों की तरफ एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जैसा आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होता ही होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 2.5 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका CBT 1 होगा उसके बाद कितने गुना बच्चे पास कराए जाएंगे, लगभग 2.5 गुना बच्चे आपके DV वगैरह के लिए, स्किल टेस्ट के लिए इसमें पास कराए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग सेम टू सेम 1/3 ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों में, तो अगर हम आगे चल के अगर देखना चाहते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो इसमें कोई भी एक कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है। दैट मीन्स इसमें चश्मे वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। B1 के लिए चश्मे की लिमिट ±4 तक दे रखी है। बाकी आपका C1 में चश्मा आपका कितना भी हो, पावर चल सकती है। ठीक है, C1 और C2 दोनों में ही आपका चश्मे अलाउड है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वही सारी बातें हैं जो हमेशा होती थी। एज के लिए एज का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर फिर से 1 जुलाई 2019 से ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि 1 जुलाई 2019 से ही आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा। और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पोस्टों के लिए 30 साल है, कुछ के लिए 33, 30, 33, 40, 45 और 35, मतलब तरह तरह की पोस्टें हैं। हर पोस्ट के लिए अलग यहाँ पे एज मांगी गई है। और बाकी जो एज का रिलैक्सेशन होता है OBC SC ST के लिए, वो आपको एज यूजुअल इसमें मिलने वाला है। फिर बात करते हैं फॉर्म फीस की, तो फीस आपकी उतनी रखी गई है, 500 रुपये और 250 रुपये। ठीक है, और उसी तरीके से आपका पेपर देने के बाद आपका जो 400 रुपये हैं, दैट मीन 400 नहीं लेकिन 390 रुपये आते हैं, वही इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि क्या इसमें जो 10% आरक्षण वो है कि नहीं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो कि EWS रिजर्वेशन 8.4 पे लिखा हुआ है। तो रिजर्वेशन वही आपकी कैटेगरी जो मतलब जो भी आपको पता है कि कंडीशंस क्या क्या हैं। तो 5 एकड़ खेती, 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल फ्लैट, 100 स्क्वायर यार्ड्स का रेसिडेंशियल प्लॉट, मतलब इसी तरीके की जो आपकी चीज़ें हैं वो इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट का नंबर इसमें मांगा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात आगे चल के कुछ देखना चाहते हैं, तो जो भी आपका जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पे कंडीशंस दी हैं। तो आप नोटिफिकेशन में जाकर के उन सब चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलना चाहते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो दिया है कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन। दैट मीन्स आपको मतलब मान लो कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, और अगर बात करें प्रोसेस क्या क्या, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज CBT, एक ही आपका CBT होगा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, टीचिंग टेस्ट होगा, ट्रांसलेशन टेस्ट होगा एंड DV मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक, मतलब पेपर आपका एक ही होगा। उसके अलावा जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उसका भी एक टेस्ट होगा। दैट मीन्स इसमें टीचिंग के भी पोस्ट हैं, तो जो टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए टीचिंग का एक टेस्ट अलग से होगा, वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पेपर का आप देखना चाहते हो तो पेपर में क्या क्या आएगा। तो जो देखो, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स आर डिटेल्ड बिलो एक्सेप्ट फॉर द CBT ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश पोस्ट। दैट मीन्स आपको स्टेनोग्राफर छोड़ देना, जो स्टेनोग्राफर के अलावा जो पोस्टें हैं उनका सिलेबस यही रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी से। दैट मीन्स जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित 50 क्वेश्चन, 15 GK के, 15 रीजनिंग के, 10 मैथ्स के और 10 साइंस के। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए वो रहेगा 120। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। सिलेबस आपका जो सिंपल सा हमेशा रहता है वही रहता है। ठीक है,
और जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी है, मतलब आपको कम से कम कितने मार्क्स पाने पड़ेंगे, तो वो 40% जनरल के लिए, 40% EWS के लिए, 30% ओबीसी, SC 30 एंड ST 25%। अब बात कर लेते हैं जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और हिंदी या फिर इंग्लिश के जो भी आप चूज़ करोगे लैंग्वेज उसके भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी वही 100 क्वेश्चन 100 नंबर के टाइम आपका रहने वाला है 90 मिनटों का। तो दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर की आप स्पीड यहाँ पे देख सकते हो कि इंग्लिश के लिए 80 है और हिंदी के लिए भी 80 वर्ड पर मिनट है। और जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग के आपको रूल्स पता ही है कि फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ट्रांसलेटर की पोस्ट है, तो उसके लिए जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा उसमें आपको कम से कम 60% नंबर पाने पड़ेंगे, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ CBT 1 से बनेगी, जो आप वहाँ पे ट्रांसलेट करोगे उससे मेरिट आपकी नहीं बनने वाली है। यहाँ पे आप जाके उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी आपके PGT और TGT के पोस्टें हैं तो उनके लिए उनका टेस्ट अलग से होगा। तो वो आप यहाँ पर टेस्ट, वो लोग जानते हैं कि आपके किस तरीके का टेस्ट उसमें होगा, जैसा कि आपका सिंपल किसी भी एग्जाम्स में BED या फिर BTC वगैरह में होता रहता है। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हमेशा वही पुराना वाला रखा गया है, जो कि हमेशा से RRB रखते हुए आई है। बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप इससे पहले रेलवे के कई सारे फॉर्म इस टाइम पे भर चुके हैं, ठीक है। तो फोटो वोटो को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है तो सिर्फ 12th पास मांगा गया है, और उसके अलावा जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, ठीक है। तो सिर्फ आपके लिए 12th पास होना ही आवश्यक है। सेम चीज़ आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है। इसका जो टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा। एज आपकी 18 से 30 साल मांगी गई है। जो जूनियर ट्रांसलेटर है तो इसके लिए आपकी मास्टर्स डिग्री मांगी गई है हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो दैट मीन्स आपका PG होना चाहिए कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा मांगा गया है लेबर वेलफेयर या फिर सोशल वेलफेयर में, या फिर आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए उसी डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीफ लॉ असिस्टेंट की। तो ये आपकी लॉ की पोस्ट, आपके पास की लॉ की डिग्री होनी चाहिए। बाकी आप डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। तो आपकी लैब के लिए तो साफ साफ बोलेंगे 10+2 साइंस के साथ प्लस आपका डिप्लोमा इन लैबोरेटरी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की। तो 10+2 होना चाहिए प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। हेड कुक के लिए तो सेम चीज़ आपके पास 10+2 इक्विवेलेंट है, या फिर आपके पास मतलब आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, उसकी डिग्री भी आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए। कुक के लिए भी सेम चीज़ 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद क्राफ्ट्समैनशिप इन द कुकरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स 10+2 होना चाहिए और आपका वही चीज़ एक डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की। तो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए डिग्री मांगी गई है और डिप्लोमा पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की। तो पब्लिसिटी के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। दैट मीन्स जिसके पास मास कम्युनिकेशन है उसके लिए आपकी बार वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फोटोग्राफर के लिए सेम चीज़ है कि 10+2 और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन फोटोग्राफी डिजिटल। बाकी आपको पता ही है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पीजीटी का आपको पता ही है कि 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट MSc ऑफ रीजनल, मतलब बायोलॉजी की पोस्ट है। तो इसके लिए आपके पास बायोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, MSc यहाँ पे मांगी गई, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, प्लस BEd होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंग्लिश मेल के लिए तो बस सेम कंडीशन इसमें भी रखी गई है। और टीचर के लिए आपके पास पता है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट के साथ, प्लस आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। तो टीचर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें मांगी गई हैं कि मास्टर डिग्री हो प्लस आपके पास BEd की डिग्री हो और थोड़ा बहुत पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस हो। बाकी इसमें और कोई पोस्टें हैं नहीं टीचर के अलावा। बाकी जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी आप साफ साफ मांगा कि BPEd आपके पास होना चाहिए, फिजिकल टीचर आपको बनना है तो। म्यूजिक मिस्ट्रेस के लिए भी BA डिग्री विद म्यूजिक होनी चाहिए। डांस मिस्ट्रेस के लिए भी आपके पास कम से कम डांस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10+2 साइंस होने के साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि वैकेंसीज की। तो वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कम भी उतनी नहीं है। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाकर के नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी है आप डिटेल से देख सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बस यही एक वीडियो था, इसमें आपको छोटी सी एक अपडेट देनी थी। तो फिलहाल आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि RRB इलाहाबाद में कितनी वैकेंसियाँ हैं
और बैंगलोर में कितनी वैकेंसी हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी अब इसमें दी गई हैं, तो आप आराम से उनको जा करके देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आरआरबी की जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सबसे पहले आपको इस चैनल में प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी फुल प्रूफ मतलब गारंटी के साथ। मैं कोई फेक न्यूज इस टाइम तो स्प्रेड नहीं करता हूँ। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बोला था कि लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, और आप देख सकते हो कि UP SSSC ने लेखपाल की वैकेंसियाँ निकाल दी हैं। ठीक है, तो फिलहाल बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।